गुड इवनिंग बच्चों। पहले मैं थोड़ी सी कुछ जनरल बात कर लूं, क्योंकि बच्चे टेंथ के रिजल्ट को लेकर अभी भी परेशान हैं या कई कई लोग ओवर एक्साइटेड हैं। तो वैसा कुछ ना रहे, ठीक है। आज फेसबुक में स्क्रॉल करते करते एक पेज एक पोस्ट आई, उसमें लिखा हुआ था कि एक बच्चे की टेंथ में 62 या 65% रहे होंगे और उसने सुसाइड कर ली, ठीक है। तो ऐसा कुछ तो मतलब पता नहीं 10वीं क्लास के बच्चे को क्या रहता है, ऐसा ऐसा कौन सा मेंटल प्रेशर हो जाता है कि ऐसे टाइप के काम करते हैं। जेई को टारगेट रखिए, मैं बता रहा हूँ अभी जो टेंथ में है, टेंथ ट्वेल्थ की स्टडी का आपके जेई मेंस या जेई एडवांस से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि जिस बच्चे के 90 95 97% आए होंगे उसके वो जेई मेंस में अच्छा स्कोर ना कर पाए। अभी तो उन्होंने कंडीशन ये लगा दी है कि आपके 75% होने चाहिए ट्वेल्थ में, इसलिए बच्चे ट्वेल्थ में थोड़ा बहुत स्कोर करते हैं। पहले ऐसा था ना, जिस बच्चे के 50 55% आते थे ट्वेल्थ में वो पढ़ते नहीं थे ट्वेल्थ के लिए, उनके भी जेई एडवांस में काफी अच्छी रैंक आती थी। और अगर बहुत सारे पेरेंट्स भी कहीं देखते रहते हैं जो लेक्चर्स हैं, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि रिजल्ट के बाद कुछ भी कमेंट करना बिल्कुल मूर्खता है। आप जितनी भी चीजें कर सकते हो, जो भी चीजें जो भी एफर्ट लगा सकते हो, वो रिजल्ट के पहले लगाइए या एग्जाम के पहले लगाइए। रिजल्ट आने के बाद चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होता। रिजल्ट में जो लिखे 4 शब्द हैं वो चेंज नहीं होंगे, तो वैसा कुछ ना करें। अभी आगे क्या करना है उस पर ज्यादा फोकस रखें, ठीक है ना। अगर आपके टेंथ में परसेंटेज कम आए या ज्यादा आए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। और ये 10वीं क्लास होती क्या है, मतलब कुछ भी नहीं है। टेंथ टेंथ में तो अभी तो आपने कुछ किया ही नहीं है एक्चुअली। एक तरीके से जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं वो बहुत अच्छी बात है बेटा, आप बहुत सारे अप्लॉज डिजर्व करते हो। लेकिन जिनके कम आ जाते हैं ना, वो ऐसे मायूस हो जाते हैं जैसे कि जानो मानो जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। तो वैसा नहीं करने का है। रिजल्ट गड़बड़ हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे का फोकस रखिए, ठीक है ना। जैसे पेरेंट्स भी बहुत बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं। अगर कभी आपके ऐसा केस हो तो आप एक बार अपने मम्मी पापा की बात मेरे से करवा दीजिएगा, फिर मैं बोलूंगा। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि मैं ऑफिस में था, पेरेंट आए, वो अपने बच्चे को मेरे सामने ही चिल्ला रहे हैं, उसके जेई मेंस में कुछ नंबर अच्छे होते नहीं आ पाए थे। अब वो समय की बात है, एग्जाम की बात है, हो सकता है ना आ पाए। रिजल्ट के बाद कुछ भी बोलना बिल्कुल बेवकूफी, और उसके लिए कुछ हद तक सोसाइटी भी रिस्पॉन्सिबल होती है। जब मार्क्स खराब आते हैं तो लोग और कुरेद कुरेद के पूछते हैं कि इसमें कितने आए। और कंपटीशन की कोई लिमिट नहीं है, मैं बता दूं, कंपटीशन की कोई लिमिट नहीं है। आप कंपैरिजन करते रहो, इसके मार्क्स अच्छे हैं उसके मार्क्स अच्छे हैं। एक समय ऐसा भी आएगा जिन दो बच्चों के 99% है ना, वो एक दूसरे से कंपैरिजन करेंगे कि मेरे 99% तेरे भी 99%, लेकिन मेरे ज्यादा टफ पेपर में ज्यादा अच्छे नंबर आए तो मेरे ज्यादा अच्छे। कंपैरिजन की कोई लिमिट नहीं है। आप कंपैरिजन करके अगर आप जीत जाएंगे तो आप घमंड, आप में अहंकार आएगा, और आप हार जाएंगे तो आप मायूस होंगे। कंपेयर किसी से करिए ही मत, हमको बस खुद से अच्छा होना है और कुछ नहीं। आप बिल्कुल इस बात पे बिल्कुल मत सोचा करिए कि मेरे टेंथ में मार्क्स कम है, इसके ज्यादा आए हैं। आप जिस किसी भी बेवकूफ इंसान से ये सुनते हैं ना कि मैं इसके 96 97% थे, इसकी सिलेक्शन तो श्योर है, इसकी सिलेक्शन, या फिर तरीके तरीके की अफवाहें उड़ती रहती हैं कि इसके 97% थे 98% थे फिर भी इसका जेई मेंस में नहीं हुआ, तो हमारी कैसे होगी सिलेक्शन। बिल्कुल बेकार की बात है। आपको जितना बोला जा रहा है आप उतना सही से पढ़िए बस। आपको अगर डर लगता है किसी चीज से, आप मॉड्यूल सॉल्व करने में ध्यान दीजिए। और पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते तो थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा सा बातचीत मत करिए, क्योंकि वो समय होता है सभी को फेस करना पड़ता है। तो पेरेंट्स चिल्लाते हैं तो बहुत भयंकर वाले हालात होते हैं। और कोई दोस्त वगैरह आए या कोई रिश्तेदार वगैरह आए तो उनसे भी थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, ठीक है। हम टीचर हैं, हमें भी पता है कि कौन सा बच्चा क्या कर सकता है, क्या चीजें हो सकती, क्या चीजें नहीं हो सकती, और अभी तो कुछ ज्यादा हुआ ही नहीं है।
अभी बहुत ज्यादा चीजें अभी हमने पढ़ी नहीं, अभी तो टाइम है थोड़ा, अभी तो पढ़ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे करके। जिसके 10th में 75% आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10th में 96% आए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपकी सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगी। वो अभी जो 2 साल आप पढ़ोगे उससे पता चलेगा। तो 10th के रिजल्ट को लेकर नहीं यार, मतलब कितना ही बुरा लगता होगा। मैंने आज वो देखा, मेरे को ऐसा लगा यार क्या ही, मतलब ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई। और उसके लिए ना ज्यादातर पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सीधे पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब पढ़ाई चल रही होती है तब बच्चे को बिल्कुल नहीं देखा जाता। रिजल्ट के समय बच्चे से बोला जाता है कि रिजल्ट हमको अच्छा चाहिए, रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर देखना, इसके लड़के के इतने नंबर आए तुम्हारे नहीं आए, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, किसी के ज्यादा आएंगे किसी के कम आएंगे। बट वैसा कभी करना मत। आप सीधी सी बात ध्यान रखो, आपका काम है अभी मेहनत करना। आप जेई मेंस और जेई एडवांस में फोकस रखो, ठीक है, और कुछ मत सोचो। कई कई बच्चे बोलते सर ये परसेंटेज मेरे अच्छे हैं या नहीं, 10th में कुछ जज नहीं हो रहा है बेटा, ठीक है ना। आपका जो वो जो रिजल्ट जो है ना, वो आपकी पास्ट परफॉर्मेंस बताता है, उसमें कहीं पे आपका फ्यूचर नहीं लिखा होता है, ठीक है ना। तो उस चीज का ध्यान रखें आप। आपका फ्यूचर आप अभी आने वाले काम से लिखोगे, आने वाली मेहनत से लिखोगे। ये जो रिजल्ट में जो लिखा होता है ना, 10th के रिजल्ट में या 12th के रिजल्ट में कहीं पे भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जाहिर सी बात है जिसने मेहनत की है, ऑब्वियसली कुछ बच्चे बहुत डिसिप्लिन रहते हैं, लेकिन कभी कभी पेपर अच्छा नहीं जा पाता, तो वो बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो कि सर मेरे नंबर नहीं आते, मैं क्या करूंगा। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे इंसिडेंट होता था। मेरा मैं और मेरा कजिन ब्रदर साथ में पढ़ते थे, मैं हमेशा उससे पीछे रहता था, हमेशा उससे पीछे रहता था। और मेरे पापा ने मुझे कभी कुछ नहीं बोला। मैं एक बार बस उससे आगे बढ़ा था, उसके पापा ने उसे भयंकर मारा था। मेरे मैं वो देख के मैंने सोचा था कि तू आगे ही रह ले, मेरे को कोई दिलचस्पी नहीं है आगे बढ़ने में, मेरा मेरा काम हो जाए बस, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। चाहे 70% आए, चाहे 75% आए, चाहे 80% आए, चाहे 60% आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है। 99% आएंगे, 100% भी आ जाएंगे, रहोगे तो इंसान ही। अब वो कंपैरिजन की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। आप किसी से भी कंपैरिजन करते रहो, आपके नंबर अच्छे होंगे तो बस 2 मिनट आप खुश हो जाओगे, और किसी के खराब होंगे उसको देख के थोड़े से खुश हो जाओगे, उससे कोई फायदा होना नहीं है। उससे आप बिल्कुल भी उस बात पे ध्यान ना दें। आप अपने आप को जितना ही दूसरे की बातों से खुद को अनअफेक्टेड रखेंगे, आप उतने ही खुश रहेंगे। बिल्कुल मत सोचिए 10th का रिजल्ट, रिजल्ट के बाद कुछ नहीं कर सकते, रिजल्ट के बाद कुछ नहीं होगा। रिजल्ट आ गया उसके बाद आप चिल्ला रहे हो बच्चे को, तो वो गलत चीज है, सीधी सी बात है। अगर उसने उस समय चिल्लाओगे तो फिर कुछ गलत बात है। फिर आप लालच से चिल्ला रहे हो कि इसका नंबर अच्छा आता तो हम हम ज्यादा लोगों को बता पाते, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। और वैसा नहीं करना है, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से रहिए, अच्छे से पढ़िए, अगर जो कमियां रह गई हो उनको दूर करिए। ऐसा नहीं कि अब कुछ नहीं हो सकता, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे कुछ नहीं आता, मेरा दिमाग नहीं चलता, उसका दिमाग ज्यादा चलता है। तरीके तरीके की अफवाहें उड़ती रहती है कि यार ये इतनी मोटी बुक रटा केमिस्ट्री की और उसके सिंगल डिजिट में नंबर आया, क्या फर्क पड़ रहा है। उसने रटा था ना, रटने से नंबर थोड़ी ना आ रहे हैं भाई। तो वो सारी चीजें बिल्कुल बिल्कुल सोचने की नहीं है बेटा, अभी कुछ हुआ ही नहीं है। 10th में नंबर आ जाए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप अभी जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा डाउट क्लियर करिए, और जो पूछना है पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो कहीं ना कहीं फल जरूर मिलेगा, पक्के तौर पे मिलेगा। जब मेरे को मेरे टीचर से बोलते थे तो मैं यही सोचता था कि यार ऐसा, तो मैं सोचते सोचते थक गया कि मेहनत करते रहो मेहनत करते रहो, कुछ नहीं मिलता। लेकिन जिस दिन समय आता है उस दिन बराबर मिलता है और बहुत जम के बरसता है। तो उस चीज को बिल्कुल मत सोचें। तो आज क्या था डिस्कशन में, एनसीईआरटी थी शायद।
बोलो। हम्म। अरे मत सोचो यार, रिजल्ट के बाद आपकी टेंथ की स्टडी आपको इतना तो अभी तक समझ में आ ही गया है कि टेंथ में आप जो पढ़े हो और अभी जो पढ़ रहे हो उसमें बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। लेवल ही बिल्कुल अलग रहता है। तो पहले तो इसमें डिस्कस कर लेते हैं। पहले एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। 37। 37। 38। एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा हूँ। 39। 40। देखो कैथोड रे में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है ऐसे करके मूव करता रहता है। यहाँ पे गोल्ड फॉइल वगैरह हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। ये डिफ्लेक्शन किसकी वजह से होता है? जो यहाँ पे न्यूक्लियस है उसका रिपल्शन लगता है। क्या लगता है? रिपल्शन। ठीक है। रिपल्शन का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, k इंटू जेड अपॉन ई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। आप z कम कर दो, z कम करोगे तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा? कम होगा। तो हम लोग एक तो बहुत ही कम जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बहुत ही कम जो अल्फा पार्टिकल, सॉरी अल्फा पार्टिकल में जो रिपल्शन हो रहा है वो काफी कम हो रहा है। ठीक है। अगर मान लो आप इसका एटॉमिक नंबर z की वैल्यू कम करोगे तो जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो भी कम होगा। इसीलिए हम लोग हैवियर वाला लेते हैं क्योंकि z की वैल्यू ज्यादा रहेगी तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। अगर आप कम वाला लोगे तो डिफ्लेक्शन कम होगा। ये है बात। फोर्टी वन। 41। 42। 42। 42 किसी को डाउट है? 43। नहीं, फॉर्मूला वगैरह नहीं ध्यान रखना। देखो 37 अच्छा, 43 अच्छा क्वेश्चन है। An ion with mass number
equal to 37, that is number of proton plus number of न्यूट्रॉन। मैं इसको एक सेकंड के लिए n प्लस p लिख देता हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इफ द आयन कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स देन द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें अगर हम लोग एटम की बात करें, एटम कंटेन, यहाँ पे इसको p प्लस लिखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन p प्लस है, तो एटम कंटेन p प्रोटॉन एंड p इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही होगा, एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसमें आयन बोला हुआ है। इफ द आयन कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स देन द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? आयन कंटेन p प्रोटॉन एंड p प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब एक एक्स्ट्रा ऐड होएगा तभी यूनिट नेगेटिव चार्ज आ सकता है, अदरवाइज यूनिट नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। ठीक है ना, तो p प्लस 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये p प्रोटॉन हो गया। अब क्या बोला है, if the ion contains 11.1% more neutrons than the electrons, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? p प्लस 1 तो इलेक्ट्रॉन है, p प्लस 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 11.1 by 100 into p plus 1, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n इक्वल टू क्या होगा? 37 माइनस p, यहाँ पे रख दो, p की वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू आ गई तो n की वैल्यू आ जाएगी। अब सॉल्व करना है, इसके बाद सॉल्व करूं मैं आगे या हो जाएगा? जो मैथ्स का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री तो इसमें कुछ इन्वॉल्व ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 44, 44, 45, 45, 46, यार ये पिछली क्लास में जो क्वेश्चन करवाया था सेम वैसा ही है, एनसीईआरटी का भाई रिपीटेड क्वेश्चन टाइप से है, वैसे क्वेश्चन क्यों नहीं करते हो भाई? एक बार गलत तो बात समझ में आती है, बार बार वही चीज पूछने का क्या मतलब है? मैं बार बार वही चीज थोड़ी सॉल्व करूंगा यार। नाइट्रोजन लेजर प्रोड्यूसेस रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 0.1 नैनोमीटर, 71 angstrom is 5 point, calculate the power of this laser। पावर मतलब क्या? जूल पर सेकंड, एक सेकंड में कितने फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं वो पूछ रहा है। एनर्जी ऑफ वन फोटोन hc by lambda 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी कितनी होगी? 10⁻⁹ जूल। ये एक फोटोन की एनर्जी है, इसमें जितने फोटोन बोल रहा है उसको इंक्लूड कर लो।
एनर्जी ऑफ 5.6 जूल। यही 1 सेकंड में एनर्जी जो एमिट हो रही है यही है, और यही जो चीज हुई वो पावर हुई। जूल पर सेकंड होता है, जितने फोटोन एमिट हो रहे हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर दो। जेड इफेक्टिव वाला क्वेश्चन अभी नहीं होगा। फोर्टी सेवन। 47 भी डाउट है। फोर्टी सेवन डाउट है क्या? एनर्जी ऑफ क्वांटम मतलब होता है एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन की एनर्जी पूछ रहा है एक फोटोन की एनर्जी तो बता सकते हो, एच सी बाई लैम्डा होता है स्ट्रॉन्गली एट 616 नैनोमीटर। एनर्जी ऑफ वन फोटोन पूछा है, क्या पूछ रहे हो यार? और क्या है, 12,400 बटे लैम्डा कर देना। एनर्जी नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट, मैं ये वाला सॉल्व नहीं करूंगा, बार बार इसी तरीके से हो रहा है। टोटल एनर्जी 2 के बराबर है, 2 जूल टोटल एनर्जी दी हुई है, एन इंटू 12,400 बटे लैम्डा 6160 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90। कम से कम ये मैं पांचवी छठी बार ये चीज सॉल्व कर रहा हूँ, मैं अगली बार नहीं सॉल्व करूंगा, मैं बता रहा हूँ। आप देखो, फिर नोट्स देखो, कुछ भी करो। क्वेश्चन नंबर 48। 48। 49। देखिए, टाइम पीरियड जो दिया हुआ है वो 2 नैनो सेकेंड माइनस सेकेंड, 2 इंटू 10⁻⁻9। फ्रीक्वेंसी 1/t। 5 into 10⁻8 सेकेंड इनवर्स। फ्रीक्वेंसी आ गई। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ सोर्स, हो गया काम। एनर्जी ऑफ फोटोन कितना आएगा? एच न्यू फ्रीक्वेंसी दी हुई है,
एनर्जी ऑफ सोर्स, टोटल एनर्जी कितनी हुई, एनएच न्यू, एन से मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 into 10 raised to the power 15, h की वैल्यू रखो 6.62 into 10 raised to the power minus 34, I can do 10 raised to the power 8। क्वेश्चन को ना हमेशा इक्वेशन के थ्रू सोचा करो, ठीक है, अपने हिसाब से मत सोचा करो, आपको कोई ये सब चीजें देखने को नहीं मिल रही है, आप वैसे इमेजिन करोगे आप अटक जाओगे। आप कॉपी और पेपर में बहुत आराम से एज्यूम कर सकते हो कि फ्रिक्शनलेस सरफेस हो सकती है, कि हाँ भी बिल्कुल चिकना है। 50, डबलेट मतलब दो है, वो जो दो जो दिया हुआ है, जैसे ट्रिपलेट मतलब तीन होते हैं वैसे डबलेट मतलब दो। और कौन सी इनिशियल स्टेट है वो नहीं दिया हुआ है। अब्जॉर्प्शन मतलब लोअर से हायर में जा रहा है, ठीक है। तो is absorbed at is observed at 589 and 589.6 नैनोमीटर। देखिएगा वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन 589 नैनोमीटर, वेवलेंथ ऑफ सेकंड ट्रांजिशन 589.6 नैनोमीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा वन, मतलब ये मान लो लैम्डा वन है, सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है, सी लैम्डा वन, लैम्डा वन 3 into 10 raised to the power 8, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 589 into 10 raised to the power minus 9, ये न्यू वन हुआ। और उसी तरीके से सिमिलरली न्यू टू इक्वल टू सी बाई लैम्डा टू। एनर्जी डिफरेंस कितना होएगा, एनर्जी डिफरेंस इसे बोलने का मतलब ये है n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4। अगर कुछ नहीं दिया तो हम ये मानेंगे कि एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट में है, किसी ये वाले स्टेट में और ये वाले स्टेट में, ये किसी लोअर स्टेट में। टू ऑफ द लॉन्गेस्ट बोल रहा है तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डबलेट। अब इसमें एनर्जी डिफरेंस पूछा, कोई जरूरी नहीं कि 4 5 को कोई दूसरा होएगा, ठीक है। तो अब एनर्जी डिफरेंस निकालना है, तो यहां से यहां तक की एनर्जी पता है, यहां से यहां तक की एनर्जी जो है वो पता है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो तो ये वाला पोर्शन आएगा। तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, h न्यू1 6.62 into 10 to the power minus 34
589 into 10 raised to power minus 9 और h nu 2 into 10 raised to power minus 34 raised to power minus 9। ये दोनों का डिफरेंस लेना है, दोनों एनर्जी का। जो एनर्जी डिफरेंस होगी h nu 1 minus h nu एनर्जी डिफरेंस ये होगा। लास्ट के क्वेश्चन में कैलकुलेशन काफी ज्यादा 51 52 लीव कर दीजिए, उसमें कुछ डेटा गलत है। 52 रहने दीजिए, लीव 52। अननेसेसरली कैलकुलेशन भी लेंगी और कुछ इतना लॉजिकल नहीं है, 52 रहने दीजिए। फिफ्टी थ्री देखो h nu इक्वल टू h nu नॉट प्लस k, इसमें वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है ना। h nu माइनस h nu नॉट इक्वल टू k, इसमें जो दिया हुआ है वो वेवलेंथ दिया हुआ है। सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, मैं 52 बता रहा हूँ। h nu माइनस h nu नॉट, ये xc बाई लैम्डा नॉट होता है k मैक्स, h को बाहर ले लो 1 अपॉन लैम्डा हाफ mv स्क्वायर, hc 1 अपॉन 500 हाफ m, v जो दिया हुआ है वो कितना 2.55 into 10 raised to power minus 5 10 raised to power minus 2 का स्क्वायर। क्यों किया है? क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, और उसी तरीके से दूसरा डेटा कंसीडर करते हैं 1 अपॉन 450 माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट हाफ m into 10 raised to power minus 2 का स्क्वायर। ये दोनों को डिवाइड कर दो, ये दोनों को डिवाइड कर दोगे mm कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अननोन क्या बचा सिर्फ लैम्डा नॉट, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इस तरीके से फाइंड किया जाएगा, दोनों डिवाइड कर दीजिए। फिफ्टी थ्री
ये बताने लायक क्वेश्चन नहीं है फिर। इसलिए तो बोला हूँ कि वो डेटा गलत दिया हुआ है। लेकिन किसी ने पूछा है कि अप्रोच कैसे है वो बता दीजिए, तो वो मैंने बताया। 0.35 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखा हुआ है। 0.35 वोल्ट मतलब के मैक्स जो होएगा वो होएगा 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लैम्डा जो दिया हुआ है 56.7 नैनोमीटर, 2567 एंगस्ट्रॉम। इसको सॉल्व करना है। 54। फिफ्टी फोर। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, इसमें क्या दिक्कत हुई तुमको? लिखो लिखो चैट में, क्या दिक्कत हो गई? क्या किए हो इसमें 54 में? वेलोसिटी दिया हुआ है तो उससे काइनेटिक, मैं ध्यान से सुनना, मैं नहीं सॉल्व करूंगा ये वाला क्वेश्चन। वेलोसिटी दिया हुआ है, उससे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करिए, हाफ एम बी स्क्वायर। और यूनिट में कन्वर्जन नहीं की, जब आप हाफ एम बी स्क्वायर लिखोगे तो वो जूल में आएगा, ऐसा यूनिट में आएगा, कन्वर्ट नहीं करोगे उसको। एच सी बाई लैम्डा करोगे तो पिकोमीटर को आपने एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया या नहीं किया, देख लो। आप 1.5 into 10 raised to the power 7 का स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। एनर्जी जो दिया हुआ है एच सी बाई लैम्डा, ये लिखो। अगर इसको जूल में रखना है तो इसको भी जूल में लाना पड़ेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो, अलग अलग यूनिट में पुट करो तो गलत होएगा। लैम्डा। लो यार, मतलब लॉजिकली इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यार। अब वर्क फंक्शन पूछा है ये, डब्ल्यू पूछा है, ई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के, डब्ल्यू पूछा है। 55। 55। नेक्स्ट वीक से कोई भी कोई क्लास मिस मत करना, मैं बता दे रहा हूँ, वरना अच्छा खासा सिलेबस छूटेगा। 56।
मैं इस संडे आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास लगा लूं कोई? पॉइंट फाइव टू नाइन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। न्यूटन स्क्वायर बाई जेड वर्किंग दिए हुए हैं। यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत हो रही है। इनटू स्क्वायर बाई जेड, दोनों को डिवाइड कर दो, उससे n1 स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर आएगा। यार मैथमेटिक्स नहीं लगा पा रहे हो यार, परेशान करने वाली बात है। इनटू स्क्वायर बाई जेड, दोनों को डिवाइड करो। यार मैथ्स वगैरह नहीं सॉल्व कर पाते हो यार। n1 स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर, मेरे को नहीं सॉल्व करना है इसके बाद। 57, 57, 58, 59, 60, क्या किया तुमने इसमें, तुम बताओ क्या किया तुमने इसमें? 60th क्वेश्चन में तुमने क्या किया, मैं बता दूंगा। और वोल्टेज में इसको रख दिए, इसमें जब वो बॉल का पूछा हुआ है दिस वेलोसिटी, और बॉल के लिए पूछा हुआ है h upon mv। यार क्या मतलब, एक रखते नहीं होते कि तुरंत पूछ लेते हो क्या यार, थोड़े तो एफर्ट खुद खुद से लगाओ यार, क्या कर रहे हो भाई? मास कितना दिया हुआ है? 0.1, और वेलोसिटी कितनी? 4.37 इंटू 10⁵ हो गया 61, 61, 62, 63 रहने दीजिए। जो
0.002 नैनोमीटर। नैनोमीटर that is delta x equal to 0.002 into 10 raised to the power minus 9 meter. Suppose the momentum of electron is this. Calculate the uncertainty momentum of electron. Delta x or delta p equal to h upon 4 pi into 10 raised to the power minus 9 into delta p equal to h upon 4 pi. डेल्टा पी इसको सॉल्व करोगे -23 इतना आएगा। ये हो गया अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। और एक्चुअल मोमेंटम कितना है? एक्चुअल मोमेंटम है कितना? h अपॉन 4 पाई इंटू 0.05 नैनोमीटर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा कितना? 1.055। अब ये जो वैल्यू आ रही है, जो एक्चुअल मोमेंटम है, उससे ज्यादा तो एरर ही है। ये जो मोमेंटम है उससे ज्यादा तो एरर ही है। ये 10 टू द पावर -24 ऑर्डर का है, ये 10 टू द पावर -23 ऑर्डर का है। तो वैसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। मतलब जितना हमको एक्चुअल मोमेंटम है उससे ज्यादा ही एरर आ रहा है, उस केस में डिफाइन नहीं होगा। क्योंकि वो पोजीशन के लिए दिया हुआ है 62। इसमें जब बोला हुआ है ना कि प्लस वाला रेफर करना है तो प्लस वाला लेंगे। और आप प्लस लो या माइनस लो, ये चेंज होता रहा है डेल्टा जो है 62 62। ये इलेक्ट्रॉन है यार, इलेक्ट्रॉन है उसका मतलब। यार मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 62। 63 63 रहने दीजिए, 64 भी रहने दीजिए, 65 63 64 65 रहने दीजिए, 66 हो गया। 67 ठीक है। और क्या था डिस्कशन में? एटॉमिक स्ट्रक्चर की शीट में था। हाँ बाकी है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री बतानी है।
न्यूक्लियर केमिस्ट्री खैर वो फिजिक्स में भी आएगा, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे उसमें और ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। सेक्शन एफ, एक्सरसाइज 1, स्पिन क्वांटम नंबर। अगर इस तरीके से लिखा हुआ एम एल लिखा हुआ है तो वो एजिमुथल क्वांटम नंबर, एम एस लिखा हुआ है तो वो स्पिन क्वांटम नंबर। सेक्शन एफ, एफ वन हो गया। F1 हो गया। F2, हाँ। फोर्थ एनर्जी लेवल है, ये मैंने बताया था, और सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। और सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी वन is equal to 3, b equal to 3d, 4s equal to 4, b equal to 4, d equal to 4f। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए सिर्फ n पे डिपेंड करता है, तो आप उसमें थर्ड वाला कैसे बताओगे कि कौन से ऑर्बिटल में, नहीं पता चल सकता। फोर्थ एनर्जी लेवल पर तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें से किसी में भी हो सकता है, लेकिन ये कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि किसमें होगा। और F2 हो गया ये। पार्ट 2, सेक्शन F1, F2, F3, वन एस ऑर्बिटल। इसके कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसी की रेडियस पूछा है वो, एक तरीके से वहां पे वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, 1s 1p 1d 1f 1s बस हो सकता है r इक्वल टू 1 में। तो अगर n इक्वल टू 1 है तो 1s वाला p होगा। n इक्वल टू 1 की रेडियस कितनी होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, 0.529 n स्क्वायर बाई z। इसी को 0.529 1 स्क्वायर बाई 1, यही r0 लिखा हुआ है, फर्स्ट बोर रेडियस। द मैक्सिमम रेडियल प्रोबेबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी कहां पे सबसे ज्यादा है, r। F4, F4, F5, देखिएगा मैं बता रहा हूं। रेडियल, रेडियल नोड मतलब
स्फेरिकल नोड कहने का मतलब रेडियल नोड है, पर्यायवाची है उसका। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये px ऑर्बिटल है, ठीक है। ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ठीक है। मतलब ये x एक्सिस बनी हुई है, ये y एक्सिस बनी हुई है, जो z एक्सिस बनी हुई है वो ऊपर की तरफ ऐसे बाहर, ठीक है। बीच से जो प्लेन जाएगा, बीच से जो प्लेन जाएगा, ठीक है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये ऐसे करके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिटल बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी जहां पे मैक्सिमम रहे वो ऑर्बिटल होता है। यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे तो जीरो हो गई, जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ से जो बीच से ऐसे करके जो प्लेन पास होएगा, ऐसे करके, ये वाला जो प्लेन है, ये कौन सा प्लेन हुआ, वाईजेड प्लेन। आप 12th में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जब पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, ये जैसे कि px है, वाईजेड प्लेन, नोडल प्लेन, जहां पे अगर आप ये पूरा प्लेन लोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन कहीं पर नहीं मिलेगा, वाईजेड प्लेन। और उसी तरीके से जब py लोगे, ऐसे करके बना हुआ है, यहां से ऐसे करके बीच से अगर प्लेन पास कर रहा है ऐसे, ये जो प्लेन है, कौन कौन सी एक्सिस इन्वॉल्व हुई इसमें, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। तो py ऑर्बिटल में एक्स जेड प्लेन, और उसी तरीके से ये pz ऑर्बिटल है, बीच से जो गया है, pz ऑर्बिटल में xy प्लेन जो है वो नोडल प्लेन, ये नोडल और ये भी नोडल। तो ये ध्यान रखिएगा, x वाले में yz वाला है, y वाले में xz वाला है, और z वाले में xy प्लेन है। F6 डाउट है, 3p ऑर्बिटल पूछा है, 3p ऑर्बिटल पूछा है, और उसमें रेडियल नोड और एंगुलर नोड, स्फेरिकल नोड पर्यायवाची उसका। F7 हो गया होगा, F8, F8, F8 डाउट है। देखिए मैं बताता हूँ, XY प्लेन ऑफ, पहली चीज ये कि ये पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है ना, कौन सा इनकरेक्ट है, करेक्ट वाला नहीं देखना। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हुआ dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसमें बोला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन xy प्लेन इन 3dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज 0। ये xy प्लेन है, अगर ये एक्सिस x एक्सिस, ये ऐसे करके, ये y एक्सिस, तो ये जो बोर्ड जो होएगा वो xy प्लेन होएगा। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्बिटल तो बना रहा है, तो xy प्लेन में तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उधर पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो जीरो कहां हुई, तो ये ऑप्शन गलत है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन xy प्लेन 3dx स्क्वायर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन xy प्लेन इन 3d z स्क्वायर, ऑर्बिटल 0। ये ऐसे करके बनता है,
ऐसे करके मैंने शेप बताया था। ये z एक्सिस है, ये वाली z एक्सिस मान लीजिए, ये x और ये y, है ना, डेफिनेट शेप, ठीक है ना। तो ये बेसिकली, ये मान लीजिए z एक्सिस इसके अराउंड ऐसे करके बना हुआ है, और ऐसे करके रिंग बना दीजिए, जैसे शनि ग्रह होता है, सैटर्न होता है, उसकी तरफ ऐसे करके जो बना होता है, उसी तरीके से ये जो ऑर्बिटल है उसमें ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है। इस ऑर्बिटल में नोडल प्लेन नहीं होता, इसमें नोडल कोन होता है। इसमें नोडल प्लेन नहीं होगा, इसमें नोडल कोन होगा। कैसे मैं बता रहा हूं, कभी ट्रेन वगैरह में अगर आप चने खाओगे तो वो ऐसे थोड़ा सा कागज को लपेट के देता है, ठीक है, कागज में ऐसे, उसको क्या बोलना चाहिए, जैसे गोल टोपी जो होती है उस टाइप का शेप रहता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे बनेगी, अगर आप इसको ऐसे करके यहाँ पे एक्सटेंड करो, ऐसे एक्सटेंड करो, ये जो नोडल सरफेस बन रही है, हाँ आइसक्रीम का कोन, बिल्कुल आइसक्रीम का कोन, ठीक है, ये ऐसे करके रखा हुआ है, ठीक है। जो सरफेस है उस पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आ रही, चनाचूर, हाँ जो भी है। इसमें नोडल कोन होता है, ध्यान रखिएगा, नोडल कोन, ये जो मैंने बनाया है ये नोडल कोन है। आप ये मान लीजिए ये आइसक्रीम का जो कोन है वो यहाँ पे रखा हुआ है, ऐसे करके इसके बीच से देखोगे तो ऐसा करके एक डेफिनेट शेप दिख रहा होगा। F9, ये बताने की जरूरत नहीं है। F10, डिस्कशन में पार्टिसिपेट क्या करो, कई लोग भाग जाते हैं कि नहीं किया है करके, मैं बता रहा हूँ टेस्ट पेपर में हो सकता है, या मैं कुछ क्वेश्चन थ्योरी में जानबूझ के स्किप करता हूँ, फिर आप भुगतोगे, मैं बता रहा हूँ, वैसा मत क्या करिए। और कौन सा है, आ जाएगा क्वेश्चन धीरे से, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। F22, डिस्कशन ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन नहीं करोगे ना तो फिर काम खत्म है। और कई लोग तो चले गए क्या सिर्फ डिस्कशन होना, मैं भी पढ़ाऊंगा, देखो धोखेबाजी हो गई ना। हाँ, सेक्शन है, पार्ट एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 सेक्शन एफ सेक्शन एफ में 22 हो गया होगा। ये एक्सरसाइज 2 में ऐसे लली लली क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर कैसे काम बनेगा। 23, ये ऑर्बिटल बना हुआ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में मैक्सिमम है। 24, in an orbital the sign of lobes indicate the sign of wave function, बिल्कुल वेव फंक्शन का वो साइन है, कोई चार्ज वगैरह नहीं होगा। हाँ, मुझे भी ऐसे ही प्रतीत हो रहा है। पार्ट 2, 11, अरे यार एकदम साइंस में यार इतनी सारी कथा कहानी बता दो और पूछते क्या है। यही क्वेश्चन है ना, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2s सब लेवल कंसिस्ट ऑफ x नोड्स। 2s के लिए डायग्राम बना लो यार, साइया का, वो भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यार। रेडियल नोड क्या होते हैं, n minus l minus 1, 2 minus 0 minus 1, 1। क्या ये क्वेश्चन पूछने लायक है, एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक नोड है, हो गया, ऐसा पूछना चाहिए क्या।
ऐसे कौन क्वेश्चन पूछता है भाई? ट्वेल्थ, ट्वेल्थ। ट्वेल्थ डाउट है? नेक्स्ट नेक्स्ट हफ्ते से पहले पहले खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। हाँ, और नेक्स्ट हफ्ते क्लास भी ज्यादा होगी। ट्वेल्थ, चलिए कोई दिक्कत नहीं, पूछ लो। यार इस तरीके के क्वेश्चन, इससे कहीं ज्यादा अच्छे क्वेश्चन यार क्लास में करवाए हैं, और इससे कहीं ज्यादा बढ़िया होगा वो क्वेश्चन। देखो, सॉल्यूशन देखो यार, नोट्स पूछा है, रेडियस कहाँ पे नोट होगा वही पूछा है। साई इक्वल टू 0 कर दो, 4√2 पाई z रेज टू द पावर 3/2, 2 माइनस जेड आर e रेज टू द पावर जेड आर बाई 2। मालूम, ये क्वेश्चन ना कई लोग देखे ना, पेन में कुछ नहीं उठाने वाले, सीधे गोला भरेंगे वो, बराबर 0। ये 0 हो नहीं सकता, ये 0 हो नहीं सकता, बचा ये 2 माइनस जेड आर बराबर 0, आर बराबर 2/z। हीलियम आयन दिया हुआ है तो z इक्वल टू 2 होएगा, आर बराबर 2/2 बराबर 1 हो गया। लो बताओ, ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए क्या? कितने लोग क्लास छोड़ के भाग जाते हैं, ये उनके लिए है। क्यों भागते हैं पता नहीं। और मैं ये लेक्चर यूट्यूब पे नहीं डालूंगा। अगर आपसे आज किसी ने पूछा ना कि सर ने कुछ पढ़ाया था क्या, तो उन्होंने, आप लोग बोल देना कि हाँ सर ने तो तुरंत डिस्कशन खत्म कर दिया था, उसके बाद बहुत सारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ा दी, तो अब तो नहीं समझ में आता है, बोल देना।
वही तो ना, होमवर्क नहीं करते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि मास्टर जो है वो अपना बाद में पढ़ा देगा, हम तो वीडियो देख ही लेंगे, मैं आज वीडियो अपलोड ही नहीं करूंगा। दिमाग खेल जाएंगे बेसिकली। हाँ, इसी टॉपिक में आएंगे। अरे मजबूरी हो जाती है यार, कई कई बच्चे मैसेज भेज भेज के परेशान कर देते हैं मालूम, एकदम सर आप तो अपलोड कर दो, आप तो कर दो अपलोड। अब मैं क्या करूंगा, मैं नंबर ब्लॉक थोड़ी कर सकता हूँ, कॉलेज वाला टाइम थोड़ी चल रहा है, नंबर ब्लॉक करूंगा। ये मैं तो देखो, अभी बताऊंगा यार, अभी उस पर विचार विमर्श ना करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन। -1, बीटा पार्टिकल को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, -1 0। नोट कर लो। एक एग्जांपल करते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, अगर नोट नहीं किया हो तो रुक जाइए, कुछ नहीं लिखा है। जैसे किसी टॉपिक, किसी कोई मूवी स्टार्ट होती है तो उसके पहले कास्ट वगैरह लिखे होते हैं ना, वही चीज करी है अभी, तो कास्ट के नाम रट के कर क्या लोगे। लो, एटम इसलिए नहीं, एटम में क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी रहता है, वो सिर्फ बचा 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बचा सिर्फ न्यूक्लियस, इसलिए डब्ल्यू चार्ज हीलियम न्यूक्लियस। जैसे कि मान लीजिए
सॉरी, यार न्यूक्लियस के अंदर की स्टडी थोड़ी की है। ऑर्बिट, ऑर्बिट ऐसा थोड़ी ना है कि उसके पहले से वो जंजाल बिछा रहता है। वो मकड़ी टाइप थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन के अपना जाला बनाते जाता है। ये बता सकते हो? देखो मैं सॉल्व करता हूँ ये वाला। हाँ गामा रेस, गामा रेस बताइए कितना होगा? नीचे वाले जितने हैं ऊपर वाले उतने ही होने चाहिए। हाँ 2 है। 10 इक्वल टू, यहाँ पे ये नीचे वाली चीजें सेम होनी चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने लेफ्ट साइड है राइट साइड में उतने ही होने चाहिए। 10 इक्वल टू 12 माइनस n इंटू -1, 12 माइनस 10 इक्वल टू 2। n इंटू -1, -1 लिखा हुआ है यार वो। अरे यार ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये n है यार, यहाँ पे बोला था फाइंड वैल्यू ऑफ n करके, जैसे x होता है वैसे करके। न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन एन क्वेश्चन में दिया हुआ है यार। ये मान लो कुछ x होता y होता तो आप x की y की वैल्यू निकालनी है। ये सारी चीजें कन्वर्ट करनी चाहिए, जो सब स्क्रिप्ट में जितना समय उतना लेफ्ट साइड में जितना समय उतना राइट साइड में भी रहना चाहिए। यार कभी मतलब थोड़ा सा ना दिमाग लगा के पूछा करो, नहीं तो मत मत किया करो यार। एन ऐसे करके लिखा हुआ है, ये एन छोड़ो, ये एक्स है। मान लो दो पार्टिकल होते, दो पॉजिट्रॉन होते तो टोटल कितने हैं आप इसको काउंट करते? यार बेसिक मैथमेटिक्स नहीं समझ में आती यार, बेसिक सी मैथ्स नहीं समझ में आ रही है। बाकी अगली क्लास में करते हैं। वो रेडिएशन में आएगा, मैं बताऊंगा। इसमें ये तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन लिखी हुई है। हाँ 2 बीटा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं।